टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम। रिसेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। देखो, हम लोग ने राष्ट्रपति देखा, हम लोग ने उपराष्ट्रपति देखा। सो राइट नाउ हम लोग क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री। लास्ट क्लास में भी मैंने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जो मंत्रिपरिषद है उसका जो होगा, जो मुख्यमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है? सो व्हाट शुड आई से कि हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले जिसके नाम से शासन चलाया वो तो राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन शासन का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो क्या होता है? जो कि पूरा का पूरा संघ का शासन चलाता है, ठीक है, परंतु उसके नाम पे चलाया जाता है, ठीक है। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो कि शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, ठीक है। सो जो वास्तविक हमारी शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करेगा? हमारा प्रधानमंत्री करेगा। क्लियर है? तो एक लाइन में लिखूंगी सिर्फ, और फिर हम लोग सारी चीज़ें अनुच्छेद वाइज तो ज़्यादा नहीं है इसमें, जैसे हमने राष्ट्रपति में भी देखा था अनुच्छेद वाइज ज़्यादा नहीं याद करना है, तो वैसा इसमें भी है। तो आई विल राइट दैट संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होगा? शासन व्यवस्था में व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या होगा? शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, शासन का संवैधानिक प्रधान, ठीक है। जिसके नाम पर संघ का शासन होता है, जिसके नाम पर संघ का शासन या यूनियन का शासन चलता है, शासन। लेकिन प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री आएगा, परंतु जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री जो होगा वो शासन का प्रशासनिक प्रमुख होगा, शासन का प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है। तो मेन जो आपके शक्तियां हैं वो ही यूज़ करता है, जो कि ये महाशय जो हैं जो शक्तियों का वास्तविक यूज़ करता है, एक्चुअल यूज़ करता है। ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्लियर? अब अनुच्छेद वाइज आ जाते हैं, ठीक। अनुच्छेद वाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या डिस्कस करेंगे? जैसे कि सबसे पहला जो अनुच्छेद है 75(1), ठीक है। अनुच्छेद 75(1), अब ये अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, ठीक है, और इसी का प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि एक्चुअल में जो राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था जो है उसके अनुसार क्या है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, ठीक है, जो बहुमत प्राप्त दल होगा के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर? तो 71 क्या कहेगा? क्या राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, ठीक है, नियुक्ति होगी। इसका क्या है? प्रावधान दिया है। यानी कि अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे जो बहुमत लोकसभा जो चुनाव होगा ना, राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसदीय व्यवस्था में जो लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल जो होगा, ठीक है, उसको नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा।
नियुक्त करेगा। ठीक है, ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। इतना समझ में आ गया 75(1) क्या है। अब देखो बहुत सारे बातें इसमें चलती हैं और बहुत सारे वाद विवाद भी होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1997 में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा बन सकेगा जो कि 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। ठीक है, ओके, ठीक है। तो 97 में एक नोट लिख लो यहाँ पे। क्या नोट है बताओ। इसमें ये बताया गया है कि जो 1997 में क्या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, उसने बोला कि वो आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है अगर वो प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के बाद इन दोनों में से किसी की भी सदस्यता प्राप्त कर ले। किसकी सदस्य? या तो राज्यसभा या तो लोकसभा में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त कर ले। लेकिन नॉर्मली जो होता है, अगर हम पास्ट में बहुत सारा देखें, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखें, तो लोकसभा का जो सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि राज्यसभा का कोई नहीं है। कुछ एक्सेप्शन केस हम बता सकते हैं कि जैसे कि आपके इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की थी। फिर HD देवेगौड़ा, ठीक है, 1996 में। फिर आप देखोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, कब प्रधानमंत्री बने थे? 2004 और आपके 2009 में। तो ये लोग क्या थे? ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा के मेंबर्स थे लेकिन ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी प्रधानमंत्री में। आगे बढ़े। फाइनली हमने क्या देखा कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या रहा, 2 इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद थे। एक्चुअली मैं उन अनुच्छेदों का नाम पहले लेना चाहूँगी जो हम लोगों ने पास्ट में देखा था। कौन कौन सा अनुच्छेद देखे थे बताओ, टेल मी। पास्ट में हमने अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 53 दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 53, ठीक, क्या क्या था अनुच्छेद 53? देखो बीच बीच में ना अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को रिवाइज करते रहना। अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद आपका 74। क्यों मैं इसको बोल रही हूँ बार बार? क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट है किस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है बताओ, किस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये इस दृष्टि से है कि दोनों ना एक हमारे जो भारत के संघीय या संसदीय शासन प्रणाली है उसकी 2 इम्पोर्टेंट बातों को बोलता है। पहला ये 53 ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो कहाँ? राष्ट्रपति में ही निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और 74 क्या कहता है बताओ? 74 भाई आपके मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है या प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है। क्या कहेगा भाई कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह कौन देगा? सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया था, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होगा। मे बी यू फील माई वॉइस समथिंग डिफरेंट टुडे, तो होगा। और जिसका प्रधान जो होगा, इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होगा, क्लियर है? ये तो हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियाँ, जितने भी पावर्स होते हैं कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव्स के, वो सारे के सारे क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में या मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है।
ठीक है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति के नाम, बस नाम से शासन चलाया जा रहा है। जो उपयोग या उपभोग जो कर रहा है वो तो मंत्रिपरिषद कर रही है। दैट्स वाई राष्ट्रपति क्या होता है, ये हम थोड़ा सा ब्लैक पेन से आपको लिख के देंगे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या होता है, वो वैधानिक होता है, वैधानिक प्रमुख होता है। अब इस वैधानिक प्रमुख को मैं प्रमुख होता है, ठीक है, जिसे हम डिजोर कहते हैं। और जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर है? क्यों वास्तविक प्रमुख होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफैक्टो कहते हैं। तो अगर ऐसे वर्ड्स कुछ आ गए आपके एग्जाम में ऑप्शंस फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। अब देखो मैं एक वर्ड बोलूँगी आपको, इसका मतलब क्या कि मंत्रिपरिषद का संगठन कैसे हुआ, या मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर क्या हुआ फिर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इसका संगठन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, संगठन क्या होगा। 3 चीज़ें बनेंगी इसके संगठन में। कौन कौन आएगा बताओ। कैबिनेट आएंगे, कैबिनेट आएगा, राज्य एवं उपमंत्री आएंगे, राज्य एवं उपमंत्री आएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद का संगठन कैसे हुआ है या कैसे। तो इसका मतलब क्या है कि मंत्री, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर ही क्या बना, मंत्रिपरिषद। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को मिलाकर ये हो। क्लियर है? अब लास्ट में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 75 ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या हुई फिर, कौन किया, अभी बताया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने किया, राष्ट्रपति ने किया। किस अनुच्छेद के हिसाब से किया, 75(1). तो अनुच्छेद अगर हम रिवीजन करें, अनुच्छेद 75(1), और किसने किया, राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति ने किसको करवाया, लोकसभा चुनाव के बहुमत दल प्राप्त को, लोकसभा चुनाव के बहुमत दल यानी कि मेजॉरिटी जिसको मिली है, बहुमत मत प्राप्त दल के नेता को, दल के नेता को, ठीक है, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी वाले मिनिस्टर को, मेजॉरिटी। क्लियर है? ओके। अब चयन वाला भी मैंने बता दिया कि आपके पास 6 महीने के अंदर लेना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक आर्टिकल चलो बता ही देते हैं आपको, इतना मन है आर्टिकल सुनने का तो आपका अनुच्छेद जो है 75(1), ठीक। मुझे किसी ने कहा था राष्ट्रपति वाले में कि मैम इसमें तो कितने कम आर्टिकल्स याद करने हैं। तो हम बोले कि बेटा जो एग्ज़ाम आप दोगे उस एग्ज़ाम के लिए इतने ही पढ़ने पड़ते हैं, आर्टिकल क्या पूरे 100 पूरे थोड़ी ना याद करने हैं आपको सेम टू सेम, इतना पॉसिबल नहीं है। ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं इसमें जो फैक्चुअल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना सारी चीज़ें याद थोड़ी ना हो पाती है दिमाग में। तो जो फैक्ट्स होते हैं वही हम लोग याद करते हैं। हाँ, ये याद रखना कि पॉलिटी जब भी पढ़ो ना, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स केसेस होते हैं, हर चाहे में आप एक बनाम बनाम करके केस पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं। तो उन केसेस को थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी केसेस के नाम से आ जाए या कौन से वजह से ये हुआ या क्या रिजल्ट हुआ, इनसे आ जाता है, ठीक। 75(1) तो मैंने बता दिया, सॉरी 75(5). हम देखो 75 क्या है कि एक्चुअल में देखो, ये जो अगर कोई पूछे मंत्रियों की अर्हताएं क्या होती हैं, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए क्या हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, परंतु जब वो मंत्री बन जाएगा, कोई भी व्यक्ति, जरूरी थोड़ी ना कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, नहीं, पर जब वो मंत्री बन जाए तो 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। कल मैंने आपको नाम भी लिखवाया था कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं था, राज्यसभा के सदस्य थे, राइट, हमने कल नाम भी लिखे थे। तो 6 महीने के अंदर बनना जरूरी है, ठीक है। और ये कि कौन से सर्वोच्च न्यायालय के कब कब के डिसीजंस में, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़, ये जो 6 महीने के अंदर, 6 महीने
के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदन का सदस्य बनना जरूरी है। सदस्य मेंबर बनना जरूरी है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये बताता कौन सा अनुच्छेद है? ये वाला अनुच्छेद है। क्लियर है? तो अगर मान लो कि अगर ये नहीं बना 6 महीने के बाद, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए उसको मंत्री बनाया गया वो पद उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं एक केस बताऊंगी, A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य का। ये कब का केस है? ये केस 2001 का है। ठीक है, केस कौन सा है? 2001 का है। ठीक है, केस क्या है? A.R. चौहान वर्सेस या बनाम पंजाब राज्य। ध्यान से सुनो, इस केस में क्या हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है या एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। यही जो हमने अभी बताया कि एक ज़रूरी एक फैक्ट है। तो ये कौन से केस में एक बार फिर से आया? इस वाले केस में। क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर अब पूछा जाए कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण क्या होता है, तो वो ऑब्वियस ही बात है। शपथ ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक व्यक्ति को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, क्या लेना पड़ता है? पद की शपथ लेनी पड़ती है और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। कौन से अनुसूची? अनुसूची 3 के हिसाब से। क्लियर है? अब जब अनुसूची 3 के हिसाब से आप शपथ लोगे या ओथ लोगे तो ये आपका हो गया। क्लियर है? अब इसके भीतर क्या क्या है, इतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्री वगैरह में इतना ही पूछेंगे आपसे। आपके मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होगा या प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ऑब्वियस ही बात है 5 साल होगा, मैक्सिमम तो 5 साल हो सकता है। अगर उससे पहले अगर विघटन हो जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, परंतु मैक्सिमम क्या है? वो 5 साल का होगा। क्लियर? तो अगर कोई पूछे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा ही तो मंत्रिपरिषद बना है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होगा? तो बोलना मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए। ठीक है, उसके पहले अगर ये घटित अविश्वास प्रस्ताव लाके विघटन कर दिया गया या कुछ भी वो अपना त्यागपत्र दे दिया, वॉट एवर में बी द कॉजेज, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बोलेंगे और उसमें जो संशोधन हुआ वो भी बोलेंगे रिलेटेड। क्या है? मंत्रिपरिषद का शेप बोलो या आकार बोलो या संख्या बोलो, कुछ भी बोलो, नंबर बोलो, कुछ भी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, तो तुम्हें उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। इसमें मैं एक संशोधन बोलूँगी, 91वां संविधान संशोधन यानी कि 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ? ये 2003 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि जो आपका पहले क्या था कि मंत्री परिषद का आकार क्या होगा, ऐसा कोई उससे रिलेटेड कोई उपबंध नहीं था, कोई ऐसा नॉर्म्स नहीं थे। ठीक है, लेकिन एक इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? अनुच्छेद ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को 75 में बताया गया, तो 75(1) तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन 75(1) के क में एक उपबंध डाला गया, ज़बरदस्ती ठूंसा गया। ओके, और उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, अंतर स्थापित किया गया। ठीक है, करके ये कहा गया या एक नॉर्म या उपबंध लाया गया, उपबंध लाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री में
मंत्रिपरिषद में, सॉरी, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितनी परसेंट, 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बोला गया इस नॉर्म के द्वारा या इस संशोधन के द्वारा कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो संख्या होगी, टोटल नंबर जो होगा वो लोकसभा जो है ना के सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से? 15% से बिल्कुल भी अधिक नहीं होगा। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा। क्लियर है? जब ये 15% से अधिक नहीं होगा तो अभी करंट में कितना चल रहा है? आई होप करंट में अभी 83 मंथली चल रहा है, 83 मैक्सिमम मंथली चल रहे होंगे। अगर आप इसको देख लेना एक बार फिर से। ओके, क्लियर है ना? अब मैं कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, चाहे अगर छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मानो कि अगर कोई पूछे एक बार से अधिक कौन पीएम बना है, प्रधानमंत्री कौन बना है, कौन कौन लोग बने हैं, तो पहला नाम आप पहले से स्टार्ट करो। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार बने हैं प्रधानमंत्री? 3 बार। ये तो ज़बानी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बार आप देखोगे इंदिरा गांधी, ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है इंदिरा गांधी कितनी बार बनी है? 3 बार बनी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाओ अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी कितने बार बने हैं? 3 बार बने हैं। मनमोहन सिंह, फिर इसके बाद आ जाओ मनमोहन सिंह चौथे नंबर पर। मनमोहन सिंह कितने बार बने हैं? 2 बार बने हैं। अब 5वें नंबर पर आ जाओ हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी तक ये 2 बार बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चुनाव आता है 26 वाला, देखते हैं। वी होप ही बिकम, बिकॉज देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, वो तो बात की बात है। ठीक है, ये कंक्लूजन हुआ, आगे बढ़ते हैं। कुछ कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं कहूँगी, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, जो 1947 में बने थे, 64 तक, 1947 से 64 तक बने थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन बने? दूसरा फैक्ट मैं ये कहूँगी कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री, ठीक है, लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो भी थे जवाहरलाल नेहरू, 17 साल तक, याद रहे, क्योंकि मैंने क्या बोला, 1947 से लेके 64 तक। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू, कॉम्पिटिटर ही बहुत कम थे डियर उस वक्त। तो जवाहरलाल नेहरू 17 साल। ठीक, उसके बाद आ जाओ सबसे छोटा कार्यकाल किसका होगा? अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का, 17 दिन तक। बिहारी वाजपेयी कितने दिनों तक? 17 डेज का। ईयर कौन था? 1996। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाओ, अगर कभी कोई पूछे कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, कार्यवाहक सॉरी प्रधानमंत्री कौन? कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ये किसका नाम लेंगे हम लोग? गुलजारी लाल नंदा। क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब ये क्या है? ये 2 बार बने थे, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, 2 बार बने थे, 1964 में और 1966 में। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 फैक्ट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? हम देखो ये जो मंत्रिपरिषद वाला संशोधन था, ये आप सबको याद हो गया होगा। क्लियर है?
अब अब क्या देखें हम लोग, बताओ। अब हम लोग जो ये कैबिनेट वैबिनेट है, ये हम लोग जब मंत्रिपरिषद देखेंगे तब बोलेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री के बारे में बोलती हूँ, ठीक है। नाउ सी, ये जो अनुच्छेद आपके अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री किसकी नियुक्तियां करता है, ठीक है, तो बोलना कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अब बाकी सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा या प्रधानमंत्री करेगा? ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या लिखोगे कि ये जो आर्टिकल आपका 75 है, अनुच्छेद 75 है, ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देता है। कभी अगर आपको वक्त मिले तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कस करना, एंड बिलीव मी यू विल लर्न अ लॉट, यू विल लर्न अ लॉट। और वो जो डिस्कशन होगा वो आपके दिमाग में एकदम छप सा जाएगा। आई बिलीव इन दिस। ठीक है। सो अगर ऐसा बात चले तो बोला कि आर्टिकल 75 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में और भी बहुत सारे नॉर्म्स या उपबंध बताता है, ठीक है, मिनिस्टर्स के बारे में। एक्चुअली ये मिनिस्टर्स या मंत्रियों के बारे में अनेक आपके नॉर्म्स या उपबंध बताता है, ठीक है। क्या क्या बोलेगा, मैं इस पर्टिकुलर नियुक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। देखो, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये तो हमें पता है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। लेकिन अन्य जो मंत्री हैं की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं स्टार बना के, हैश बना के, क्या कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, ठीक है, की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, क्लियर है। नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, क्लियर है। अब देखो, ये गोपनीयता और जो हमारे राष्ट्रपति की गोपनीयता की शपथ दी जाती है या मंत्रियों के पद की शपथ दी जाती है। और ये याद रखना कि ये जितने भी मंत्री, देखो मैंने शायद आपको राष्ट्रपति के समय भी बताया था, ये जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। तो इसमें अगर मैं लिख दूं कि मंत्रियों की नियुक्ति, ये मैंने उस वक्त भी बताया था, राष्ट्रपति वाले सेशन में भी बताया था, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, क्लियर है। अच्छा अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हम बताएंगे, जो कि इस आर्टिकल 75 का ही पार्ट है, इसीलिए मैंने आर्टिकल 75 को काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। इसमें और भी 2-3 बातें हैं, चलो आगे देखते हैं। ना सी, इसमें क्या है कि एक तो दल बदल की बात करते हैं, ठीक है, दल बदल के बारे में हम लोग नाम वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट इसके अभी थोड़ा सा देख लो ये आर्टिकल 75 क्या कह रहा है। एक्चुअली जो दल बदल है ना, नेता इस दल में उस दल में जो घूमते रहते हैं, इनके आधार पर अगर ये साबित हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि संसद के सदस्य में अयोग्यता आ जाती है, ठीक है, मंत्री को फिर अयोग्य मान लिया जाता है। तो दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए क्या, वह अयोग्य हो जाता है, क्लियर है। ये थोड़ा सा मंत्रियों को क्या अनुसूची 3 और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो हम कह ही चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि
इसमें कभी कभी आप देखना कि कुछ कुछ नाम ऐसे मंत्रियों को दिए जाते हैं जो कि फैक्चुअल के हिसाब से आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो ये मैं कुछ फैक्चुअल लोगों के नाम जो कि हमारे पीएम बन चुके हैं या उम्मीदवार रह चुके हैं या मंत्रिपरिषद में रह चुके हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट ये कभी कभी ऐसे बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, जैसे कि फैक्ट्स या तथ्य आप बोल दो, स्पेशल फैक्ट्स या विशेष तथ्य। इसमें पहले हम ये कहेंगे कि देखो एक था कि राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का सबसे लंबी अवधि तक नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है अमृत कौर, ठीक है। और वो पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री भी थी, इसलिए मैंने किसका नाम लिया, अमृत कौर। इनका पूरा नाम कभी कभी कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। अब ये राजकुमारी अमृत कौर क्या है कि केंद्रीय मंत्री थी काफ़ी लंबी अवधि तक, सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। ऊपर से केंद्रीय मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की या आप बोल दो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम तो हम जानते हैं पर इनका एक और काम है, ठीक है। क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों मैंने इनका नाम लिखा इस पॉइंट पर, ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम फर्स्ट उप प्रधानमंत्री एक्सक्यूज मी सॉरी, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और चीज़ें, जिसमें थर्ड नंबर पर मैं आपको बताऊंगी चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या है, चौधरी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चरण सिंह, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, तथा याद करो कि इसमें एक और भी थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे दो लोगों का नाम, हम इसका नाम और भी जगह पे लिखेंगे, चौधरी चरण सिंह प्लस अटल बिहारी वाजपेयी। दो नाम, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं। क्लियर है, मतदान से पूर्व ही अपना त्यागपत्र इन दोनों ने दे दिया था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, दो नाम और बताऊंगी, एक HD देवेगौड़ा और दूसरा नाम हम बताएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, अब इन दोनों का क्या केस है, इन दोनों का केस ये है कि जो लोकसभा में ना इन दोनों को विश्वास प्रस्ताव नहीं, मत प्राप्त नहीं मिला, ठीक है, नहीं कर पाए, ये मत प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक। तो इनके वजह से क्या हुआ कि इनको त्यागपत्र देना पड़ा,
ठीक। तो ये क्या है, ये ऐसे मंत्री हैं, क्या हो गया इनको, जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, आगे देखें। चलो अब देखो, इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है। किस लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है ये तो मैंने बता दिया था कि सबसे पहले, सबसे लंबे समय, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते तो पता है एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ये देगा कि सबसे पहला प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ आपके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगी ना इम्पॉर्टेंट, जो लगातार अमृता कौर के बारे में, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं कि ये चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं। चुनिंदा क्वेश्चन इन द सेंस कि प्री में जस्ट टिक आउट करने वाले कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का पूरा अनुच्छेद ना दे दिया, इसे गोल गोल घुमा के दिया। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के विरुद्ध लाया गया था, इन्हीं के विरुद्ध लाया गया था। क्लियर। उसके बाद आप आ जाओ कि गुरजारी लाल नंदा। याद रखना, गुरजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, तो एक बार तो वो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद चुने गए थे, और एक बार राजीव गांधी को जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये क्या था कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, गुरजारी लाल नंदा। कौन है ये गुरजारी लाल नंदा? ये एक्चुअली कार्यवाहक क्या है आपके, भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब कब बने, एक बार आपके जवाहरलाल नेहरू और एक बार आपके लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की मृत्यु के बाद बने। कब कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की मृत्यु के बाद ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी, कि मृत्यु के बाद राजीव गांधी, इनके पुत्र जो राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले थे। क्लियर, अच्छा। और फिर आप आ जाओ एक बार तुम्हारे उसके बारे में, क्या है कि सबसे कम एज के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। कितने वर्ष की आयु में बने थे? 40 वर्ष, उस दौरान, उस जमाने में। ठीक है, और जो मोरारजी देसाई थे, सबसे अधिक एज में प्रधानमंत्री बने थे। तो ये फैक्टर हमें याद रखना है कि कम एज वाले और ज़्यादा एज वाले। ठीक है, क्या नाम है आपका? दूसरा टॉपिक है कम आयु के प्रधानमंत्री और अधिक आयु के प्रधानमंत्री। क्या क्या नाम है इनका? मुझे लगता है कि इतने ही टॉपिक मुझे याद आ रहे हैं अभी। 40 ईयर्स में राजीव गांधी बने थे। ठीक है, और 81 ईयर्स में मोरारजी
देसाई बने थे। क्लियर है? ये क्लियर है क्या? अच्छा, अब प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये था, हम जानते हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये तो बताने की बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे। ठीक है। अब उस समय देखो कांग्रेस के ही रिलेटेड सारे लोग बनते थे। ठीक है। तो अगर कोई पूछे गैर कांग्रेसी कौन, तो वो गैर कांग्रेसी ही मोरारजी देसाई थे। ठीक है। तो जब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो भी बने थे, और प्रथम त्यागपत्र दिया उन्होंने, जो कि एक गैर कांग्रेसी था। ठीक है। तो एक से एक और चीज़ है, मोरारजी देसाई के बारे में दो चीज़ थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और दूसरा त्यागपत्र देने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी का 17 दिन का ही कार्यभार था, तो ये हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। बाकी हम एक अच्छा, ये याद ज़रूर कर लेना आप लोग सीरीज़ में कि कौन किसके बाद प्रधानमंत्री बना था। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। परिषद की बैठक करते हैं एक्चुअली में, जो आपका आर्टिकल 75, ये सारी की सारी इसके बारे में बात करता है, आपके प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है। तो उसी में एक 75(3) जो है वो क्या कहेगा कि वो कहेगा सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। सामूहिक उत्तरदायित्व इन द सेंस कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बैठकें होती हैं या मंत्रिपरिषद की बैठकों के प्रति उत्तरदायी होगा, या लाइक दैट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि मतलब संपूर्ण आपका जो किसी भी मंत्री हुआ, या जो मेनली आपका वो जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में बात करता है। क्लियर है? मंत्रिपरिषद के बारे में जब बात करता है तो याद रखना, जो ये मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं ना, मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं, उस मंत्रिपरिषद की बैठकों का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो मेन प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। ये कॉमन सी बात है। बट अगर कभी ये चीज़ें सेंटेंस में आते जाए ना, तो शब्दों का थोड़ा मेल जोल करा के आपको अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए, तो आप ध्यान में रखना कि मंत्रिपरिषद की बैठक का हमेशा प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन फिर पूछे कि मोदी जी, अगर मोदी जी का ही एग्जाम्पल ले कि वो हमेशा बाहर रहते, तो तब क्या मंत्रिपरिषद की बैठकें नहीं होती? क्यों नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो मंत्रिपरिषद की बैठकें तो होती हैं, लेकिन अगर अनुपस्थित रहे प्रधानमंत्री, अगर अनुपस्थित रहे और मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, तो उसका जो प्रतिनिधित्व होगा वो वरिष्ठता के आधार पर जो प्रधानमंत्री अपना स्थापित करके जाएगा मंत्री, वो करेगा। ठीक है। बैठकें तो ज़रूर होंगी। अब हम लोग भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो एक काम करोगे कि प्रधानमंत्रियों का नाम जब आप सीरियसली उससे रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या उससे रिलेटेड कुछ बातें जो विशिष्ट है, उन बातों को करके रखोगे ना, तो आपको इजीली ये याद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग उप प्रधानमंत्री की भी बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन आएंगे। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली बात है, जब से वो हुआ देश स्वतंत्र हुआ है तब से ही है, तो यानी कि ये कब से होंगे? 15 अगस्त 1947 से लेके पहले 1964 तक।
ठीक है। अब ये क्या हुआ कि भारत के इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी। पहली बात तो इनकी मृत्यु के बाद वो कार्यवाहक वाला का कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हम लोग ने देखा। फिर ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, और इनकी मृत्यु अपने पदावधि के दौरान ही हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे प्लस इनकी मृत्यु इनके पदावधि के कारण हुआ। इनके पदावधि मतलब ये जो अपने पोस्ट पर थे, उसी पोस्ट पर रहते हुए ही मतलब कार्य उनका चल रहा था, ऑन ड्यूटी पर इनकी मौत हुई, पदावधि के दौरान हुई है। क्लियर है। दूसरे नंबर पर कौन आए? गुरजाली लाल नंदा। क्लियर है। गुरजारी लाल नंदा वही इनके जाने के बाद, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मई से लेके, एक सेकेंड, 1964 से लेके 1964, लेकिन ये हुआ मई से लेके अब जून तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अभी हम लोग ने देखा भी था कि इनकी मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ये बने थे। तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री है, ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री की क्या प्रॉपर्टी है बताइए। ये तो एक तो ये 64 तक था, तो यानी कि ये 64 तक आएंगे और जाएंगे 1966 तक, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश यात्रा के दौरान आधिकारिक रूप से हुई है। क्लियर है। अब कभी अगर पूछ लिया जाए कि कब हुई है इनकी मृत्यु, तो ये तुम ध्यान में रखना कि इनकी मृत्यु आपके विदेश यात्रा के दौरान ही हुई थी। कब हुई थी? 1966 में, जब वो भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये विदेश यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हुई। अब ये कैसे मैंने प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। आई होप अगर आपने देखा होगा तो इससे रिलेटेड एक फिल्म आई है या कोई सीरीज़ आई है, आई डोंट रिमेम्बर, पर मैंने देखा था ताशकंद में, ठीक है। चौथे नंबर पर इनके बाद कौन आया? फिर से गुरजारी लाल आए कार्यवाहक के रूप में, गुलजारी लाल नंदा। क्या किसी को रटने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक कि आपको इसको रटने की ज़रूरत है। ऐसे हो गया। अब देखो ये 1966 में गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुलजारी लाल आएंगे कार्यवाहक के रूप में 1966 से 66 से तक, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। तो इस समय का ड्यूरेशन, जैसे इसमें मई से जून था, इसमें सेम ही मंथ रहेगा, बस डेट अलग होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, 11 जैन से 1966 से ये रहेंगे 24 जैन 1966। क्लियर है। वही कार्यवाहक के रूप में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, दूसरी बार। फिर 5वें नंबर पे इनके जाने के बाद आई इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जब आई तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड क्या होगा? अब ये 1966 था, इसका मतलब वही 1966 होगा, लेकिन ये रुकी थी 1977 तक। क्लियर है। और इनसे रिलेटेड क्या है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। 6वें नंबर पर कौन है? 6वें नंबर पर मोरारजी देसाई। क्लियर है। ये गैर आपके कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सबसे अधिक आयु वाले प्रधानमंत्री, ठीक है, और वही प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ये तीनों चीज़ इन्हीं के नाम पर है। तो ये रुके थे एक्चुअली 1977 ये से लेके 79 तक, ठीक है। अब देखो सबसे अधिक आयु
आयु के पीएम थे, ठीक है, जो कि 81 ईयर्स था। गैर कांग्रेसी पीएम प्रथम, गैर कांग्रेसी कांग्रेसी पीएम तीसरे नंबर पर इनके नाम पर है कि प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। इसमें लर्न आप लगातार लर्न कर लिए ना, इसी से ही लर्न हो गया ना, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को मोरारजी देसाई के बाद 7वें नंबर पर कौन आए? 7वें नंबर पर चरण सिंह आए थे, चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई तो आपके 79 में गए, 79 में गए, तो इनका भी 79 चालू हो जाएगा, 1979। ठीक है, लेकिन ये रहे थे 1980 तक, 1 साल के लिए रहे थे। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इनके नाम पर ये रिकॉर्ड है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, एकमात्र ऐसे पीएम जो कि संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। क्लियर है? 8वें नंबर पर कौन आएगा बताओ? चरण सिंह गए, इसके बाद अगेन इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जब ये 80 में गए तो ऑब्वियस ही बात है ये भी 80 में, बट 1980 से लेकर 1984 तक इनका लंबा इस वक्त कार्यकाल था, और इसी कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या हुई थी। तो ये याद रखना कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल में हत्या हुई थी काल में हत्या हुई थी। ठीक है, क्लियर है? अब 9वें नंबर पे इंदिरा गांधी गई, उसके बाद कौन आए? राजीव गांधी। पहले तो कार्यवाहक थे राजीव गांधी। ठीक है, अब राजीव गांधी के कब आएंगे? ये 84 हुआ, तो इनका मतलब 84 से ये 89 थे, 1984 से 1989 तक। तो ये अभी हम लोग ने देखा सबसे कम एज के प्रधानमंत्री थे, जो कि उनकी आयु कितनी थी? 40 ईयर्स थी। तो कम एज के पीएम थे, प्रथम पीएम थे, कितने? 40 ईयर्स। तो 10वें नंबर पे कौन आ जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अब विश्वनाथ प्रताप सिंह से मैंने अभी बताया था कि त्यागपत्र दे दिया था अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रथम। ठीक है, तो आप इससे अब देखो इसका ड्यूरेशन तो पहले हम लोग बताएंगे क्योंकि वो 89 था राजीव गांधी वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा? 89 से 90 तक थे, 89 से 90 तक थे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड विशेष तथ्य क्या याद रखेंगे कि प्रथम पीएम प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ठीक है द्वारा त्यागपत्र दिया था। क्लियर है? इसके बाद कौन आएगा? चंद्रशेखर आएंगे, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर का क्या रहेगा? ये 90 है, तो ये 90 से कितने देर तक रहेंगे बताओ? 91 तक रहेगा। ठीक है, चंद्रशेखर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। 12 नंबर पर क्या आएगा? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब पीवी नरसिम्हा राव आपके 91 से लेके 96, 1991 से 1996 तक। क्लियर है? तो ये याद रखना कि दक्षिण भारत से मतलब साउथ इंडिया से प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनसे रिलेटेड ये था कि प्रथम पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया या दक्षिण भारत से। क्लियर है? इसके बाद कौन आए? अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम अवधि को लेकर आए। 13 नंबर पे कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम अवधि, यानी कि ये कब से आएंगे? 96 से आएंगे,
1996 से आएंगे। 1996 से कितने देर तक चलेंगे? 1996 तक ही चलेंगे, क्योंकि ये कम समय अवधि के लिए 17 डेज़ के लिए आए थे। 70 डेज़ के लिए, ओनली 70 डेज़, मई से जून तक, 16 मई से 1 जून तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एच डी देवेगौड़ा 1996 से 97 तक, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। इंद्र कुमार गुजराल जो थे, जो पूर्व सोवियत संघ जो था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के भाग के राज्य थे। जब आप लोग ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, तब आपने इस चीज़ को देखा होगा। इवन इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब आप लोग को स्टार्ट करवाया जाता है तो पूरा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं हम, तो उस वक्त भी आपको देखा गया है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे 1998 से 2004 तक रहेंगे। जब ये 2004 तक रहेंगे तो याद रखना कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी ऐसे थे कि जिन्होंने अपना पूरा 5 ईयर्स का कार्यकाल कंप्लीट किया था। उसके बाद मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह 2 बार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन भारत में जो उदारीकरण की नीति थी उनके जनक यही माने जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी भी 2 बार आए चुनाव लगे, एक तो 2014 से 2019 तक, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक फैक्टर है कि ये सीएम से डायरेक्ट पीएम बने हैं। गुजरात के थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और 19वां नंबर में यानी कि कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो इसका मतलब 2019 से अभी चल रहा है स्टिल। क्लियर है? तो ये जो प्रथम आपके कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो दूसरे बार लगातार बने, ठीक है, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार कार्यकाल पूरा किया, लगातार अपना कार्यकाल पूरा किया, कार्यकाल पूरा करके सेलेक्ट हुए, कार्यकाल पूरा करके सेलेक्ट हुए। उस समय के गैर कांग्रेसी का थोड़ा सा दबदबा था। सो गैर कांग्रेसी जब भी कुछ होगा ना तो आपको उसको नोट करना पड़ेगा, राइट, उसको आपको नोट करना पड़ेगा, बिकॉज उस वक्त कांग्रेसी सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद जो सारे जो आते थे वो कांग्रेस से ही आते थे। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न दिस थिंग, ठीक है। अब देखो, एक पोस्ट आती है जिसे हम लोग उप प्रधानमंत्री की पोस्ट कहते हैं। उप प्रधानमंत्री की पोस्ट को आप सुने होंगे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक पोस्ट है उप प्रधानमंत्री। कुछ ज़्यादा इसमें याद करना नहीं होता, जिसे हम लोग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उप प्रधानमंत्री को। एक्चुअली देखो, संविधान में हमारे उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या है कि जब जो भी आपके लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी होगी या जिसका भी जब बहुमत ज़्यादा होगा तो वो कुछ हटकर प्रधानमंत्री रूल्स नियम बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने एक उप प्रधानमंत्री का भी किया। तो ये क्या है कि अगर आप बोलो तो ये आप बोल सकते हो कि एक विशुद्ध रूप, यानी कि इट इज़ नॉट अ प्योरली बट स्टिल इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आज तक कुल 8 व्यक्तियों को हम लोगों ने क्या उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। तो अगर ये बोला कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। क्लियर है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जवाहरलाल नेहरू के पीएम होते समय सबसे पहले कौन बना था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज तक 8 है, आज तक सिर्फ 8 है, ठीक है। 8 लोग ही आज तक उप प्रधानमंत्री के पद में बनाए जा चुके हैं। क्लियर है? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट्स ओके, आई विल मेक यू अ लिस्ट ऑफ कौन कौन सा आज तक उप प्रधानमंत्री है, ठीक है। देखो, अगर उप प्रधानमंत्री की बात करें, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, क्योंकि प्री वगैरह में या इधर उधर से आजकल पॉलिटिक्स में कुछ पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो 8 होंगे। सबसे पहले अभी हमने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
कब बने थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के केस में बने थे। दूसरा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। ये कब बने? इंदिरा गांधी के समय बने, इंदिरा गांधी के समय बने, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू के समय। क्लियर है। तीसरे नंबर पर जीवन राम, जगजीवन राम आए थे, जगजीवन राम, ठीक है। ये कनिष्ठ थे, मतलब ये जूनियर थे, ठीक। जगजीवन राम बने थे मोरारजी देसाई के समय। चौथे नंबर पर आप कहते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह सीनियर थे, क्लियर। तो ये भी आपके इन्हीं के समय ही बने थे। पाँचवें नंबर पर आपके आ गया वाई बी चाहवा, ठीक है। ये कब बने थे? ये आपके चौधरी चरण सिंह के समय बने थे, क्लियर है। छठवें नंबर पर कौन आए? चौधरी देवीलाल, क्लियर है। ये कब बने? विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में, नाथ प्रताप सिंह, क्लियर। सातवें नंबर पर आपके कौन है? चौधरी देवीलाल, फिर से वही बने चौधरी देवीलाल, लेकिन ये चंद्रशेखर के समय बने थे, चंद्रशेखर के समय थे। और आठवें नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी, ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय। इतना ही है आपके उपमंत्री का, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको उपमंत्री के लिए कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, उपमंत्री से रिलेटेड यही सब है, ठीक है। और याद रखना कि अगर एक क्वेश्चन था, मैंने को याद नहीं, कब पूछा गया है कि अगर कभी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या त्यागपत्र दे दे, तो उप प्रधानमंत्री क्या करेगा, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री उसका पद कभी भी ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं ग्रहण करता है? कैसे ग्रहण करेगा भाई? प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, इसका मतलब क्या है कि उसका जो मंत्रिपरिषद है वो विघटित हो गया ना, वो तो विघटित हो गया। तो इसलिए कभी भी उप प्रधानमंत्री के बाद मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे, तो वो दूसरा उसके जगह पर नहीं बन सकता, क्योंकि वो भी जय श्री राम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।